Goal, nation's leading institute. Hello students, I myself is Manibhushan Kumar, Senior Inorganic Faculty, Goal Institute. Today we are going to discuss the NEET 2025 paper of Inorganic Chemistry. The examination has been already over and we will focus on the discussion of inorganic question in this part. So let us discuss the inorganic question of NEET 2025. Question number first inorganic है, that is question number 47. Which of the following statements are true? इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है. अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही स्टेटमेंट गलत दे दिया यहां पे. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि गैलियम कैन मेल्ट इवन बाय रबिंग. अगर उसको रब करेंगे फिर भी वो मेल्ट हो जाएगा. 29-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है गैलियम का. गैलियम हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, मेटालिक क्रिस्टल का स्टेबिलिटी घट जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा. लेकिन इसमें गलती क्या कर दिया है कि गैलियम का भी बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जो कि गलत है. गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट चलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम. ये गलत है. पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन एंड क्लोरीन दोनों का जो वैल्यू दिया है, पॉलिंग दोनों का 3 दिया है. नाइट्रोजन का भी 3 दिया है और क्लोरीन का भी 3 दिया है. तो पॉलिंग स्केल पे दोनों का वैल्यू 3 दिया है, इससे दोनों का वैल्यू सेम होता है. इसमें लिख रहा है नॉट सेम, जो कि हमारा आंसर, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आर्गन, पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम +2, सल्फर 2- आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. आर्गन के पास 18 होता है, पोटेशियम प्लस के पास 18 हो जाएगा, क्लोरीन माइनस के पास भी 18 हो जाएगा, कैल्शियम के पास 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसमें भी 18 बन जाएंगे, और सल्फर के पास भी 18 होते हैं. सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ये हमारा स्टेटमेंट सही है. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन. इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है. सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है. लेफ्ट टू राइट जाते हैं, सभी एक ही पीरियड का एलिमेंट है. लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है. लेकिन कहीं कहीं वेरिएशन आता है, जहां जहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज कर रहा हो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा हो, वहां पे इसका आयनाइजेशन एनर्जी चेंज कर जाता है. तो सिलिकॉन का तो ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन निकालना होता है 3s2 से, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है 3p1 से. एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है. ए इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एल्युमिनियम का कम हो जाएगा. ऑल्दो एल्युमिनियम हैज गॉट द हाई जेड इफेक्टिव, लेकिन मैग्नीशियम का फुलफिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एल्युमिनियम का कम हो जाएगा. तो इसके बाद एल्युमिनियम आएगा और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम का होगा. तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिटवीन दीज एलिमेंट्स. सिलिकॉन का सबसे ज्यादा सही है, उसके बाद एल्युमिनियम लिख दिया, गलत है. उसके बाद मैग्नीशियम होना चाहिए था, तब एल्युमिनियम होना चाहिए था. तो ये भी हमारा ऑर्डर गलत हो गया, तो स्टेटमेंट गलत है. The atomic radii of cesium is greater than that of lithium and rubidium. ये तो बहुत आसान सा स्टेटमेंट है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, डाउन द ग्रुप जाते हैं, शेल बढ़ता है और शेल बढ़ने से साइज बढ़ता है. तो लिथियम और रुबिडियम के कंपैरिजन में सीजियम हमेशा बड़ा होगा. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है.
तो पूछ क्या रहा है इसमें कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारा सी और ई दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि ट्रू है और बाकी 3 स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सी एंड ई ट्रू एंड रेस्ट ऑल आर फॉल्स, इसलिए 47 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का, केटायन के एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा है वाला। तो केटायन के एनालिसिस में ये बेसिक रेडिकल हमारा गिवन है और इसका ग्रुप पूछा है। ये आपको ग्रुप याद होने चाहिए कि किस ग्रुप से कौन से एलिमेंट होते हैं। कोबाल्ट +2 ये पूरे है मंडे को जाना नहीं, मंडे को जाना नहीं। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? फोर्थ ग्रुप का। ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ ग्रुप, थर्ड हो जाएगा इसका। मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम +2 नहीं मांगो, ना मांगो काजू, सोडियम ना मांगो काजू या काश्मीर, जो बोलना है बोल, ना मांगो काश्मीर ना मांगो काजू। सोडियम प्लस मैग्नीशियम +2 पोटेशियम प्लस, ये 6 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 6 ग्रुप इनके हैं। तो देखा जाए कौन सा 6 ग्रुप है, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां मैच कर रहा है। Pb+2, Pb+2 तो बहुत अच्छा चीज है, ये ग्रुप 1 में भी होता है, ग्रुप 2 में भी होता है। ग्रुप 1 में इसका जो पीपीटी बनता है वो PbCl2 बनता है, व्हाइट कलर का होता है, जो कि हॉट वाटर सॉल्युबल हो जाता है, हॉट वाटर सॉल्युबल है। और हॉट वाटर सॉल्युबल होने की वजह से इसमें एक चांस होता है कि ये सॉल्युबल हो जाए, तो फिर हमारा पीपीटी नहीं मिलेगा। जब पीपीटी नहीं मिलेगा तो हम लोग बोल देंगे Pb+2 एब्सेंट हो गया। तो इसलिए इससे कंफर्मेशन के लिए हम लोग इसको सेकेंड ग्रुप में भी टेस्ट कर लेते हैं, और सेकेंड ग्रुप में PbS बनता है और PbS हॉट वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए इसको कंफर्मेशन के लिए सेकेंड ग्रुप में भी टेस्ट किया जाता है। तो Pb+2 का अगर ग्रुप 1 भी दिया है उसमें भी हम लोग मारेंगे, ग्रुप 2 दिया है उसमें भी चलता है। तो कौन सा होगा? ग्रुप 1, ग्रुप 2 दिया नहीं है तो ग्रुप 1 हम लोग लेके चलेंगे इसमें। तो इसे सी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। एल्युमिनियम +3 थर्ड ग्रुप का है, फेको करारे आलू, फेको करारे आलू, ये थर्ड ग्रुप के होते हैं तीनों। तो एल्युमिनियम इसी में थर्ड ग्रुप का सेकंड हो जाएगा। तो देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। सेकंड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो इसलिए 48 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक देखते हैं। निकल पहला, इसमें निकल के ऊपर चार्ज +2 हो जाएगा। 4s0 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। Cl- एक वीकफील्ड लिगेंड होता है और वीकफील्ड लिगेंड का पेयरिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं करेगा तो कॉम्प्लेक्स इसी स्टेट में बनाएगा। D8 अपना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा के रखेगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि यह पैरामैग्नेटिक है। और मीव स्पिन का वैल्यू निकालेंगे तो √2 × 2 + 2 √8 बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है, ये सही ऑप्शन है हमारा। NiCO4, ये भी अच्छा कॉम्प्लेक्स है। Ni के ऊपर चार्ज 0 होता है। 4s2 3d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। CO स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग करवाने की टेंडेंसी इसकी है, लेकिन होता क्या जरा समझिए। यहां पे 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8। अगर बाय द वे कोबाल्ट कार्बोनिल यहां पे अगर पेयरिंग करवा ले तो पेयरिंग करवाने के बाद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक डी खाली हो गया, अब इसके पास डी के बाद एस पे आना पड़ेगा, 4dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। और इसमें वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो कंप्लीटली वैकेंट हो। फुलफिल्ड ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्लीटली वैकेंट रहेंगे तभी तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द लिगेंड। तो यहां पे तो फुलफिल्ड है, तो दिस ऑर्बिटल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फुलफिल्ड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना होता है। अगर पूरा का पूरा फुलफिल्ड है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे ले पाएगा, मुश्किल होगा उसको लेने में। तो इसीलिए ये यहां पे
पेयरिंग करवा कर भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस खाली नहीं है इसके पास। तो ये जो अपना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है ना, इसका जो यूज करता है, अपने पावर का जो यूज करता है, डी को पेयरिंग करवाने के लिए नहीं करता है, वो एस को खाली करवाने के लिए कर लेता है, क्योंकि जब तक एस खाली नहीं होगा इसको पेयरिंग करवाने से फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ए पेयरिंग नहीं होकर इसमें एस का दोनों इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है और बन जाता है 4s0 3d10। दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d8 से क्या बन जाएगा, 3d10 बन जाएगा। और जब 3d10 बनेगा तो इसका बिहेवियर जो देखा गया है दैट इज डायामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर देखा गया है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर देखा गया है, क्योंकि अब इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। द कॉम्प्लेक्स बिकम डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो इसीलिए डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। NiCN4 है, Na+2 है, 4s0 है, 3d8 है, यहाँ पे Cn- है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। जब पेयरिंग होगा 4s0 है, 3d8 है, 3d8 है, ये पेयरिंग करवा लेगा। पेयरिंग करवा के एक डी को खाली कर देगा, तो DsP, P में 2 यूज कर लेगा, तो एक DS और 2 P यूज कर लेगा। तो इसलिए इसका रिलेशन DsP2 एंड द मॉलिक्यूल विल बी डायामैग्नेटिक। Na+2 है, इसमें 4s0 3d8 होगा। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं हो सकता है। जब पेयरिंग नहीं होगा तो यही वाला केस हो जाएगा यहाँ भी, तो ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जब पेयरिंग नहीं होगा तो 3d8 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, द मॉलिक्यूल विल बी, द कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक, तो ये भी हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। NiPPH3 का होल 4, अब फिर से है Na के ऊपर 0 चार्ज, Na के ऊपर 0 चार्ज। जब Na के ऊपर 0 चार्ज है तो 4s2 3d8 ये भी होगा। जब 4s2 3d8 होगा तो अगर ये बाय द वे sp3 भी बनाना चाहे फिर भी नहीं बना पाएगा। अगर sp3 भी बनाना चाहे फिर भी संभव नहीं है बनाना इसके लिए, क्योंकि s खाली नहीं है इसके पास। तो अब इसको व्यवस्था होती है अपने s के खाली करने के लिए, इसको d10 कर देता है। जैसे ए किया था ना d10, उस तरह से भी अपना एस को खाली, क्योंकि बिना एस खाली करवाए ना तो DsP2 बना सकता है ना sp3 बना सकता है, इसको खाली करवाना ही पड़ेगा। तो ये अपना खाली करवाता है और बन जाता है 4s0 3d10 बन जाता है। और ये भी मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, डायामैग्नेटिक। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 51 का ए और डी, 2 ऐसे हैं जो कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे और बाकी सब के सब डायमैग्नेटिक शो करेंगे। ए और डी आर द पैरामैग्नेटिक एंड रेस्ट ऑल आर डायमैग्नेटिक, ए और डी। तो 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन H2 से रिएक्शन करता है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। ऑल द हैबर प्रोसेसेस में कैटलिस्ट वगैरह आयरन मोलिब्डेनम ऑक्साइड का कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, आर्सेनिक फॉर्म आर्साइन। ठीक है, भी बहुत अच्छा है। जब नाइट्रोजन है तो आर्सेनिक भी, ये भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और ASH3 बनाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिसिमथ सारे हाइड्राइड बनाते हैं। इस हाइड्राइड का नाम होता है आर्साइन। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। एंटीमोनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, ना गलत है। एंटीमनी पेंटाऑक्साइड बना सकता है, गलत है। कैन नॉट फॉर्म में गलत है, बना सकता है ना, सारे बनाते हैं। N2O5 बनेगा, P2O5 बनेगा, AS2O5 बनेगा, SB2O5 बनेगा, Bi2O5 बनेगा, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है ना, बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना नहीं चाहता है। एंटीमनी का +5 स्टेबल होता है, आर्सेनिक का +5 स्टेबल होता है, तो एंटीमनी +5 बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंटीमनी +5 बनता है, ये गलत स्टेटमेंट है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है। ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। एंटीमनी कैन फॉर्म पेंटाऑक्साइड, बना सकते हैं, और अमोनिया बनता है और आर्साइन भी बनता है, ASH3 भी बनता है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। कौन सा है? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 52 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बिलोंग टू मेन ग्रुप एल। मेन ग्रुप एलिमेंट के मतलब होता है एस एंड पी ब्लॉक, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें नहीं आने चाहिए, या एफ ब्लॉक एलिमेंट इसमें नहीं आने चाहिए, उसकी बोलते हैं हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो देखा जाए, नियॉन 3s1 बिल्कुल है, आर्गन 3d3 4s2। अब देखो इसमें 4s2 है, 3d3 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4s हो 3d हो, इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 4s में, फिर 3d में, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, इसका मतलब कि डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, तो ये मेन ग्रुप एलिमेंट में नहीं आएगा, इसको काट दो। सी आर्गन 4d10 5s2 5p। अब देखो इसमें पहले 5s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 4d में जाएगा और लास्ट में 5p, किस में, n+l वैल्यू आप चेक कर लीजिए, n+l वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोज लेटर, बाद में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें, और जिसका एनर्जी कम होगा, n+l वैल्यू कम होगा, उसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले चला जाएगा। अगर n+l वैल्यू सेम हो जाता है तो फिर n के वैल्यू पे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 4s में, फिर किसमें 5s में, फिर किसमें 4d में, और सबसे लास्ट में किसमें जाएगा, 5p में। तो इसमें 5s में इलेक्ट्रॉन पहले गया होगा, फिर 4d में गया होगा, फिर 5p में गया होगा, इसका मतलब इसका ब्लॉक क्या हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो ये भी हमारा है, ये भी मेन ग्रुप एलिमेंट का होगा। देखो इसमें 4s1 3d10, ये तो कॉपर हो गया हमारा, पता होगा कॉपर डी ब्लॉक का है, तो ये नहीं होगा, काट देंगे इसको। इसमें देखा जाए 7s2 6d, तो पहले 7s में गया होगा, फिर 6d में, 5f में इलेक्ट्रॉन 0 है, 5f में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो 5f में नहीं जाकर पहले 6d में चला गया होगा, जैसे एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे रेडॉन है, 7s पहले गया होगा, उस 7s उसके बाद 6d 5f और 7p होता है, पहले इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए 2, फिर इसमें गया होगा, फिर इसमें जाना होगा, लेकिन इसमें 5f 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि f का 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चलाया होगा, d में, जो 0 है ना, तो f से d में चला हो गया, यहां पे 2 हो गया, यहां पे 0 हो गया होगा। एग्जाम्पल होगा थोरियम का, क्योंकि 86 यहां पे है, 288 और 290, थोरियम एक्सेप्शन में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन है, पैलेडियम एंड थोरियम 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि एक्सेप्शन में होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी सीरियम हो गया, और भी कॉपर, क्रोमियम, बहुत सारे एलिमेंट है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब 1 इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे होते हैं। 2 ही हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में पैलेडियम एंड थोरियम है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस पे काम करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, n+l रूल का 2 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है वो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। थोरियम है जो कि ए ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी काट देते हैं। तो पूछ रहा है कौन कौन से मेन ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब कौन कौन से एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एक फर्स्ट है और एक हमारा सी, ए एंड सी, 2 ऐसे हैं जो कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, तो इसलिए 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। The correct order of wavelength of light absorbed by the following complexes। इन complexes के द्वारा wavelength of light absorbed किसमें ज्यादा होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल सा चीज है यह, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका डेल्टा नोट ज्यादा होगा, और जब डेल्टा नोट ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, और जब स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा, जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो इसका डेल्टा नोट बढ़ेगा, और डेल्टा नोट बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो एच न्यू ज्यादा होगा, जब एच न्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगा, और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि E = एच न्यू होता है, hc/λ हो जाता है, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका लैम्डा कम। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका डेल्टा नोट ज्यादा होगा, और डेल्टा नोट ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, उसका वेवलेंथ कम होगा। तो करेक्ट ऑर्डर पूछता है, पहले हम स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई कार्बन डोनर तो नहीं है ना, तो देखो इसमें कार्बन डोनर है, पहले कार्बन डोनर चेक किया जाता है, फिर उसके बाद चिलेशन देखा जाता है, चिलेशन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यही चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले कार्बन डोनर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए स्टेबल कौन ज्यादा होगा, बी। अब उसके बाद चिलेशन किसी में है नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पे +3 चार्ज है,
इससे +2 चार्ज है, इससे +3 चार्ज है, तो +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ गया। उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आ जाएंगे, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया जीतता है, वाटर हारता है, तो इसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा और सबसे कम स्टेबल C हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल C हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, तो वेवलेंथ का ऑर्डर इससे उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ C का होगा, फिर D का होगा, फिर A का होगा और सबसे कम वेवलेंथ B का हो जाएगा, सबसे कम वेवलेंथ B का। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो B, फिर A, फिर D और फिर C। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, B A D C, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसीलिए 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, a hypothetical diatomic molecule with bond order 0 is quite stable। बिल्कुल गलत है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ही संभव नहीं है, उसमें वो मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल हो जाता है। वो मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना है, तो फिर उसकी स्टेबिलिटी हाईली क्वाइट स्टेबल कहां से हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत है। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ना ये भी गलत है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घटेगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका छोटा हो जाता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटता है, बढ़ता नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, out of the following complex compounds which of the following will be having the minimum conductance in the solution। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर कंडक्टिविटी चेक करना है, कंडक्टिविटी चेक करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ आयंस चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस अगर सेम आ जाए तो फिर चार्ज कंसंट्रेशन चेक कर लीजिए। चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो देखा जाए यहां पे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज है, तो इसमें तो नंबर ऑफ आयंस है ही नहीं, कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। जब नंबर ऑफ आयंस ही नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। इसमें भी 0 चार्ज है तो ये भी कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। जिसके ऊपर चार्ज आयंस, नो आयंस नो कंडक्टिविटी। इसके पास 3 टूटेगा तो क्या देगा, 3Cl माइनस प्लस CO NH3 का होल 6 प्लस 3। इसका मतलब यह हुआ कि A 3 और 1 4, नंबर ऑफ आयंस कितना, 4 आयंस है, ठीक है। A टूटेगा तो क्या देगा, कोबाल्ट CO NH3 का होल 5 Cl प्लस 1 प्लस Cl माइनस, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितना हो जाएगा, 2। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, सबसे ज्यादा थर्ड फिर फोर्थ। मिनिमम का बात किया जाए तो मिनिमम तो इन दोनों का कंडक्टिविटी 0 है, बोथ हैव 0 कंडक्टिविटी, तो इसलिए यहां पे कंडक्टेंस शो करने के लायक नहीं है। ये दोनों का कंडक्टिविटी 0 है, कोई नहीं है इसमें, दोनों कंडक्टिविटी नहीं शो कर सकता है। अब इसमें क्या है कि जब तक आयंस नहीं देगा तब तक कंडक्टिविटी का बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन अगर सही मायने में बात किया जाए तो एक बोनस क्वेश्चन जाने वाला है। एक क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों का कंडक्टिविटी 0 है, इसलिए दोनों का कंडक्टिविटी 0 ही होगा। ये तर्क कभी नहीं दे सकते हैं, ये तर्क कभी नहीं दे सकते इस क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन में क्या कमी है कि जो इसका काउंटर आयन है ना छोड़ दिया गया, पूरा कॉम्प्लेक्स लिखा नहीं गया इसमें। एक कॉम्प्लेक्स जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो कॉम्प्लेक्स हमारा गिवन है इस तरह वाला COCl3.6NH3, ये कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाता ना सभी कॉम्प्लेक्स के लिए, तब जाके इसका आंसर आ पाता। एक कितने लोग ये बोल देंगे कि कोबाल्ट के ऊपर चार्ज यहां पे +3 ले लो, यहां पे -2 ले लो, तो चार्ज इसमें +1 हो जाएगा, जो कि गलत है। पूछो कि +3 क्यों लेना है, तो बोला कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए +3 ले लो। एकदम ये बिल्कुल लॉजिकल बातें नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि अगर 3D सीरीज का
3D सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये बात सही है, लेकिन ये बात कतई सही नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड ओनली +3 होगा। रिवर्स इज, आयरन का +2, कोबाल्ट का +2, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्टेबल हैं जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनाते हैं लोग, तो ये कभी नहीं सही होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हम लोग लेके चल लेंगे, ये नहीं सही है, कतई सही नहीं है। इसीलिए इस फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन में कंडक्टिविटी मिनिमम होगा क्योंकि चार्ज 0 है इस पे। कितने लोग इसको ये तर्क देते हैं कि ये +3 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, +2 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अपने मन से इसको जजमेंट नहीं दे सकते हैं कोबाल्ट इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये नहीं दे सकते हैं। हाँ, एक कॉम्प्लेक्स ही गलत लिख दिया है। कॉम्प्लेक्स इसको ऐसे लिखना चाहिए था, CO NH3 का होल 4 Cl2 Cl.2NH3, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे लिखते तब जाके होता है इसमें। जैसे यहाँ पे CONH3 का होल .3NH3 ये होता है, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसमें ठीक है 6NH3 Cl3, 5 एक है, यहाँ पे 2 Cl2 2 होना, ये भी कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन खैर इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी से मतलब है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला कुछ भी लिखा रहता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे भी एक Cl लिख दिया था तो हम लोग इसको 0 मान देते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो हम लोग तो 0 मान के चलेंगे। कोबाल्ट के +2, इसका +2 0 चार्ज हो गया, यहाँ कोबाल्ट का +3, इसका +3 0 चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मान के चलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग अपने मन से नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोबाल्ट +3 में था, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, दोनों में +3 मान लो, ये अपने मर्जी से नहीं ले सकते हम लोग, ये बिल्कुल कतई नहीं ले सकते हैं कि कोबाल्ट +3 यहां भी होगा। कोबाल्ट +2 में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोबाल्ट +2 ही, और ऐसे अगर कुछ नहीं दिया तो हम तो कोबाल्ट +2, कोबाल्ट के बजाय +2, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 0, कुछ नहीं मानेंगे इसमें। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें मिनिमम कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसमें भी अगर सही मायने बात क्या है तो यहां भी होगा Cl2.NH3, ए कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, पूरा सही मायने में ए कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लेकिन खैर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम इसमें कंडक्टिविटी कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस 2 है, इसमें कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस 4 है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। इस दोनों में नंबर ऑफ आयंस 0 है, दोनों का कंडक्टिविटी मिनिमम और सेम, इसलिए 63 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, दोनों मिनिमम कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, XCO3, XCF2, XCOF4, XCF6, कुछ कंपाउंड गिवन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री गिवन है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग VBT का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन होता है सब। XCO3 तो 1 2 3 एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी पिरामिडल। XCF2 ये तो बहुत रिनाउंड है, XCF2 3 लोन पेयर wants to occupy the equatorial position, hybridization will be sp3d and the shape will be linear. XCOF4, XC डबल बॉन्ड O, F F F F एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 and the shape will be a square pyramidal. XCF6, XC XCF6 एक लोन पेयर, F F, ये पता होना चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल में एक लोन पेयर होगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, 2 लोन पेयर है तो दोनों एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, मिनिमम रिपल्सन के कारण ऐसा बात होता है। देख लिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा, स्टेरिक नंबर इसका 7 है एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप विल बी डिस्टॉर्टेड, मतलब थोड़ा सा ये बेंट है ना, बेंट शेप है, बेंट ऑक्टाहेड्रल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो XCO3 sp3 पिरामिडल सेकंड, XCF2 sp3d लिनियर फर्स्ट, XCOF4 sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ, XCF6 sp3d3 एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल थर्ड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A का सेकंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ, D का थर्ड। 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
71. Given below are two statements. Statement 1 है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पावर। बिल्कुल सही है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसी का एक केस बनता है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम प्लस टू में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, सॉरी क्रोमियम प्लस टू में नंबर ऑफ 4s0 3d4 एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 4। क्रोमियम प्लस 2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। इज सेम एज दैट ऑफ nd प्लस 3, एटॉमिक नंबर 60, जेनन 54, 6s से शुरू करें 6p 5d 4f, इसमें 2 लिखेंगे, इसमें 4 हो गया ना। 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 4 60, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 0 हो जाएंगे, F3 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें F3 होगा, F4F3 होगा। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें 4, इसमें 3। तो पहला तो सही था कि पैरामैग्नेटिज्म का ही एक्सट्रीम फॉर्म है, सही स्टेटमेंट है। लेकिन क्रोमियम प्लस 2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है और Nd प्लस 3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, दोनों में सेम नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक कुछ यहां पे लिस्ट गिवन है, अच्छा है, प्रोसेस है, और कुछ यहां पे इसका कैटलिस्ट यूज किया गया, बहुत अच्छा है। ये डीएनए ब्लॉक में यूजेज में क्वेश्चन है, डीएनए ब्लॉक का जो एप्लीकेशन है उसमें सब दिया हुआ है। जैसे हैबर प्रोसेस, तो हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन सा होता है? आयरन या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड होते हैं, तो आयरन कैटलिस्ट सही हो, फर्स्ट हो जाएगा इसमें, ए का फर्स्ट। वाक्का प्रोसेस का यूज क्या होता है? इथाइन से क्या बनाना? PDCl2, इथाइन से इथेनॉल बनाना, इथाइन से इथेनॉल। एल्काइन से एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं वाक्का प्रोसेस। PDCl2 CuCl2 भी यूज किया जाता है कभी कभी, PDCl2 सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये है PPS3 RHCl। रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है RH, PS3 का होल थ्राइस Cl। विल्किंसन कैटलिस्ट, ये थर्ड हो जाएगा। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये तो सही है, फोर्थ। TiCl4 विथ AlCH3 का होल थ्राइस, ये फोर्थ सही है। तो 80 का 1 2 A का 1 2 3 सीक्वेंस वाइज ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 80 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the correct orders against the property mentioned. H2O, NH3, CaCl3। एक डायपोल मोमेंट का ऑर्डर दे रहा है। H2O का डायपोल मोमेंट बिल्कुल सही है। H2O का डायपोल मोमेंट NH से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल, ये दोनों का नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ, और इसके द्वारा भी नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ। तो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डायपोल मोमेंट दोनों को सपोर्ट करेंगे, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट बढ़ा के रखेंगे। NH3 का अगर बात किया जाए तो यहां भी वही हाल है, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट, और ये भी इधर खींचेंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएंगे, तो इसको भी ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे। लेकिन अगर इस दोनों में कंपेयर किया जाए तो इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, ये तो सेम ही होगा ना, इस पे डेल्टा निगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। इसमें जो चार्ज आएगा O और H के बीच में, N और H के बीच में डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसमें चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। μ = Q × dV होता है, तो Q बढ़ा है, OH में Q बढ़ा है, इसलिए डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए H2O का ज्यादा होगा, NH3 का कम हो जाएगा, और CaCl3 का तो और कम हो जाता है, CaCl3 का तो और कम हो जाता है इसमें। तो इसीलिए ये ऑर्डर बिल्कुल सही है डायपोल मोमेंट का। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, XCF4 के पास लोन पेयर, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इन्वॉल्व हो चुका है, 2 लोन पेयर बचेंगे इसके पास। XCO3 में फिर से जेनॉन के पास 8, तो 6 तो इन्वॉल्व हो चुके हैं, 2 बचेंगे। XCF2 में 2 इन्वॉल्व हो चुके हैं, 3 बचेंगे।
तो सबसे ज्यादा लोन पेयर HCF2 में होगा, जो कि HCF4 में दिया हुआ, तो ये ऑर्डर गलत लिखा है। इसमें सही ऑर्डर क्या हो जाएगा, HCF2 का ज्यादा होगा, फिर HCF4 का होगा, और सबसे कम HCO3 में होगा, जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है। OH का बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, OHCHNO। ये अच्छा देखो, अगर ये तो कितने लोग इसमें बॉन्डिंग में याद करते रहते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ये जो एक चार्ट गिवन है केमिकल, कितने लोग इसमें केमिकल बॉन्डिंग में जो चार्ट गिवन है ना उसको लोग याद करते रहते हैं। इसको याद करने वाला पार्ट नहीं है वाला। बहुत अच्छा एक चीज इसमें होता है, जरा समझो। जैसे मुझे कंपेयर करना हो CH और NO में बॉन्ड लेंथ, तो देखो सबसे पहले ये कंपेयर करना जरूरी होता है कि जो कंपेयरिंग एटम है वो सेम पीरियड का है कि डिफरेंट पीरियड का है। जैसे यहां पे सेकंड पीरियड का है और ये फर्स्ट पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है और ये भी सेकंड पीरियड का है। अगर पीरियड डिफर हो जाए ना तो फिर उसमें कुछ नहीं देखते हैं। डिफरेंट पीरियड वाले का जिसका पीरियड ज्यादा है, जैसे फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट है, सेकंड और सेकंड है, तो जिसका पीरियड ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, ये गारंटी है। जिसका पीरियड कम है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ये गारंटी है। आई बात समझ में? तो इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, ये दोनों सेकंड ग्रुप का है, तो फर्स्ट ग्रुप वाले का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, सेकंड ग्रुप वाले का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो NO बड़ा होगा, CH छोटा होगा, तो यहां पे CH बड़ा दिया है, NO छोटा दे दिया है। NO जबकि इन सबसे बड़ा होगा, OH से भी बड़ा कौन होगा, NO होगा। तो इसीलिए ये हमारा जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वो गलत दे दिया है यहां पे। बॉन्ड एंथैल्पी, N2 का N ट्रिपल बॉन्ड N है, O डबल बॉन्ड O है, H सिंगल बॉन्ड H है। इसका ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गया, ये सही है। उसके बाद O2 और सबसे कम HS का बॉन्ड एंथैल्पी होता है, तो D सही ऑर्डर दिया है। N2 हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, देन O2, देन H2 ड्यू टू द हायर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सही कौन कौन सा है, एक हमारा A सही है जो कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर सही दिया है, और एक D जो कि बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर सही दिया है। तो A और D सही होगा, तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।